गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका शैलेंद्र त्रिपाठी आज अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ। बहुत दिनों बाद मैं अपना एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ। मैं सोचा चलो क्लास 12th स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास में आपने जितनी भी गलतियाँ की होंगी, नहीं पढ़ा होगा, पास किसी तरह हो गए कि पहुँच जाओ 12th में, ठीक, भूल जाओ सब। बैड टाइम जो था आपका चला गया है। अब फोकस करो अपने 12th क्लास में, ठीक। मैंने सोचा कि आज मैं अपना पहला लेक्चर क्लास 12th का लेके आ रहा हूँ कि हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर से पूरा डिटेल में 1 by 1 चैप्टर कि क्या क्या हमको एकदम सीरियस वाइज में पढ़ेंगे हम, ठीक। क्लास 12 में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, ठीक, वो है चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम आप बोल सकते हो, यूनिट का ही नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है यूनिट का? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहले ही डिवाइड हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एंड आफ्टर दैट डिवाइड हुआ है ये इलेक्ट्रोडायनेमिक में, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है जिसमें चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज किस में हो? रेस्ट में हो, ठीक। रेस्ट का मतलब है एक जगह जिसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। तो जिसमें चार्ज रेस्ट में होगा वो हम पढ़ेंगे किस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब क्या है? चार्ज इन मोशन। चार्ज किस में होगा? मोशन में होगा, ठीक। मोशन में होने का क्या मतलब है? मोशन में होने का मतलब है कि जिसकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या हो? चेंज हो, या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहे, वो चीज़ क्या है? मोशन है। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। आज जो हम पढ़ने जाएंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही स्टार्ट करेंगे कि चार्ज जब रेस्ट में होगा तो क्या होगा, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले हमको ये चीज़ जाननी है, अभी तक 11th पढ़ते आ रहे होगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ठीक। पुली थी, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स थे, आपको फोर्स दिख रही थी, आराम से न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे आपको सॉल्व करना, बहुत ऑब्जेक्ट उसमें बड़े बड़े थे, है ना। अब क्या है, हम जो क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे ना, ये स्टार्ट हो रही है हमारी क्वांटम फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स से कहते हैं, ठीक। क्वांटम फिजिक्स का मतलब अब जो आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे इस फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, वो पता क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज। बड़े बड़े पार्टिकल्स तो होते नहीं हैं चार्ज के, छोटे छोटे होते हैं, छोटे, ठीक। तो इन चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर भी होगा वो यही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, चार्ज एक्चुअली है क्या, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले ये जान लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है चार्ज और फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो फील्ड तक तो टाइम है, बहुत है, तो पहले तो हम चीज़ें ठीक बेसिक चीज़ें में पढ़ लेना। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हर लेक्चर में कोई भी चैप्टर अगर नया स्टार्ट करूँ तो पहला लेक्चर वो बेसिक हो, इंट्रोडक्शन हो, कि वो उसमें हमको एक्चुअली बेसिक चीज़ें के बारे में क्लियर रहे, जिससे कि ऐसे हम चैप्टर के जब आगे फॉरवर्ड करें ना, तो चीज़ें हम समझ सकें, ग्रैप्स कर सकें, जान पाएँ उसको कि अच्छा ऐसे आया, है ना। तो सबसे पहले हम ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में, ठीक। चार्ज होता क्या है? चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दी, बताइए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दी मैटर। चार्ज क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of the
मैटर। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो मास, चार्ज खुद ही अपना एग्जाम्पल है, एसेट्रा। मतलब क्या है इसका, देखो चार्ज की डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, इंट्रिंसिक का यहाँ मतलब क्या है, इंट्रिंसिक का यहाँ मतलब है खाली, यानी एम्प्टी। इंग्लिश के टर्म में मत समझना, ये खाली एम्प्टी का मतलब है जो खाली हो। ठीक, यहाँ जो इंट्रिंसिक का मतलब है ये कह रहा है कि चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसको आप ये नहीं क्लियर कर सकते हो कि वो किससे बना है। ठीक, अगर मैं बोलूँ आपसे कि मास, ऐसा एग्जांपल लिया, मैं आपसे पूछूँ मास किससे बना है, कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं कह सकते। मास किससे बना है? मास तो मास है, मास किससे बनेगा? चार्ज किससे बना है? क्या बोलोगे? चार्ज तो चार्ज ही है ना। तो ऐसे कुछ टर्म्स जो हमको ये नहीं क्लियर कर पाए कि वो बने किससे हैं। ठीक, तो वो चीज़ क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है मतलब उसका, इंट्रिंसिक होता है, इसलिए इसको बोला गया। और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी है? मैटर की है ना। किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की है। मैटर क्या? मैटर सिंपली सर विच ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड वॉल्यूम। स्पेस बोल सकते हो आप, वॉल्यूम बोल सकते हो, मास बोल सकते हो। ठीक, मैटर क्या है? कोई भी थिंग जो सराउंडिंग में स्पेस ऑक्यूपाई करे या वॉल्यूम या मास, वो चीज़ क्या है? मैटर है ना। मैटर है। मैटर में और चीज़ क्या थी? मैटर में आगे आप पढ़ते जाते हो केमिस्ट्री में तो आपको एटम के बारे में पता चलता है ना। फिर एटम में आप क्या पढ़ते हो? एटम में आप ये पढ़ते हो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। क्या? प्रोटॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये चीज़ें है ना। प्रोटॉन क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। इलेक्ट्रॉन क्या था? नेगेटिव चार्ज था। और न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल रहता है। ठीक, ये बात थी। तो ये एक डेफिनेशन आपकी बन सकती है चार्ज की, इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक, एक तो बात ये थी। चार्ज को डिनोट क्या किससे करते हैं, क्या सिंबल है? तो सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल क्या है चार्ज का? Q। कैपिटल से भी आप लिख सकते हो, स्मॉल से भी। तो दिस इज द सिंबल ऑफ चार्ज। यूनिट क्या है इसकी? स्टैंडर्ड यूनिट की हम बात करते हैं, SI यूनिट। SI यूनिट है इसकी कूलाम, जिसका सिंबल क्या है? C से डिनोट करते हैं। ठीक, कैसी क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही शो करेगा, डायरेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक, ये बात हुई, जनरल बात हुई चार्ज की। और क्या है? चार्ज को अगर हम और क्लियर करें तो चार्ज का मतलब देखो ये भी हो सकता है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी फर्स्ट। देखो दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, या तो हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बोल दें, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक, दैट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। क्या बोला मैंने? सेकंड डेफिनेशन बनी, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, it is the fundamental property of the matter which exerts electric force between them। ये भी एक आपकी डेफिनेशन बन सकती है। क्या कह रहा है कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, उसमें क्या होता है? दो चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो। तो बोलोगे आप कि इसे इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे जनरेट होती है? ठीक, ये चीज़ शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स का जनरेट का मतलब क्या है? यहाँ पे मेरा मतलब क्या है? देखो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं एक बहुत बड़ा चार्ज है। ठीक, फॉर एग्जांपल थोड़ा हम क्लियर करते हैं सेकंड डेफिनेशन क्या है चार्ज की। एक बहुत बड़ा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मैं ले लेता हूँ। ठीक,
मैंने बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज ले लिया, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक। एक मैंने स्मॉल सा यूनिट चार्ज लिया जो इसके पास आता है, स्मॉल सा यूनिट चार्ज, ठीक। जब तक वो दूर था इससे तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे पास आने लगा था तो देखो क्या होगा, ये जो चार्ज होगा बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी अपनी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी ये में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कैसे वेक्टर में आता है, ठीक। अभी तो फिलहाल जान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज इस चार्ज के पास में आया, ठीक, पास में आ रहा है, जैसे पास में आया तो इस पर एक फोर्स एक्सर्ट हुई, ठीक। ये फोर्स इस पर ऐसे लगने लगी बार बार। अब इस फोर्स की वजह से क्या, ये दूर भागने लगा, ये दूर भाग गया, यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो हमको लगा कि यार ऐसा क्या हुआ कि जब ये यूनिट चार्ज बड़े चार्ज के पास में आ रहा तो ये दूर फेंका गया, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आई। फिर उनको पता चला कि एक्चुअली क्या है, ये बड़ा चार्ज है ना, इसके चारों एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है ना। तो जब ये छोटा चार्ज इसके पास में आया तो इन दोनों के चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सेम है, तो इसके पास चार्जेस ज़्यादा हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी। तो इसने क्या किया, एक फोर्स जनरेट की और उस फोर्स के वजह से क्या हुआ, ये चार्ज दूर चला गया इससे, ठीक। क्या हुई, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हुई जब ये पास आने लगा, फोर्स जनरेट हुई तो ये क्या हुआ, ये उससे दूर चला गया। तो अब उस फोर्स कैसी जनरेट हुई, फोर्स तो दो ही होती है ना, एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्शन। रिपल्शन यहाँ दिख रहा है हमको, तो यहाँ जो फोर्स दिख रही है वो क्या है, एक तरह से हमको रिपल्शन दिखा। और रिपल्शन का मतलब क्या है, जब सेम चार्ज हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, सेम चार्जेस आर रेपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ सेम चार्जेस था तो वो रेपल हुआ, दूर भागा। तो ये समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में एक जो फोर्स लगी, उस फोर्स को तो नाम हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स देते हैं। नाम क्या है उसका, इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो फोर्स क्या है, वो फोर्स आपकी अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, ठीक। यहाँ सेम चार्ज था तो हमको कैसा मिला, फोर्स ऑफ हमारा रिपल्शन मिला, फोर्स ऑफ रिपल्शन मिला। तो इस तरह जब दो चार्ज के बीच में फोर्स एक्सर्ट करती है तो उसी फोर्स को नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फोर्स दिया गया। अब यहाँ पे जो फोर्स होगी, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्शन होगा, अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, ठीक। तो ये चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको कहते हैं। तो यहाँ से हमको कुछ प्रॉपर्टी भी पता चली चार्ज की, है ना। क्या है प्रॉपर्टी, चलिए वो हम आगे पढ़ते हैं। नोट्स बनाते चलिए, ये पूरी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ चार्ज की, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे ये है कि हमने अभी अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात की चार्जेस में, हम अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात कर रहे हैं तो ये हम जान गए हैं कि चार्जेस के टाइप्स भी होते होंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती होंगी, है ना। क्या होती हैं, चलिए हम पहले वो ध्यान से देखते हैं। अगर अब पहले हम पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस यहाँ कितने टाइप्स के हैं, देखिए कितने टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो है। पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इसको आप क्या बोलते हो केमिस्ट्री में, प्रोटॉन बोलते हो, ठीक। सेकंड, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये दो चार्जेस हैं, ठीक। और मैंने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की, तो ये टाइप्स ऑफ चार्जेस याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पे हम आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में बात हमने करी ली, लेकिन तब भी पहली चीज़ हमने को ये पढ़ी, सेम चार्जेस आर रैपल ईच अदर। अगर जब भी सेम चार्जेस होंगे तो वो क्या होगा, चार्जेस रैपल करेंगे, दूर भागेंगे, है ना। जैसे ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, दोनों पॉजिटिव है, ठीक, या नेगेटिव है,
तो जब दोनों पास आने होंगे तो क्या वो दूर भागेंगे, उनके बीच में जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या करेगी, दोनों को एक दूसरे से दूर भेजेगी क्योंकि सेम चार्जेस हैं। तो सेम चार्जेस का मतलब क्या है, देखो सेम चार्जेस आर रैपल ईच अदर, सेम चार्जेस आर रैपल ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस प्लस दिया हो आपको या माइनस माइनस दिया हो, ठीक, ये बात हो गई। अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर, अगर जब सेम चार्ज रैपल करेंगे तो अपोजिट होगा तो क्या होगा, तुरंत अट्रैक्शन होगा उनमें, है ना, अट्रैक्शन होगा। अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ये चीज़ हुई। अब इसको अगर माइंड लैंग्वेज में बोला जाए तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो सेम चार्ज है, मतलब अगर सेम जेंडर हो, ठीक, मेल मेल हो या फीमेल फीमेल हो तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक, दूर भागेंगे एक दूसरे से, ठीक। लेकिन जब अपोजिट होगा, मेल हो एक फीमेल हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना, अट्रैक्शन होगा कि नहीं, हंसो नहीं, बस बता रहा हूँ, ठीक, यही चीज़ है। ऐसे भी हो समझ सकते हो, ठीक, सेम जेंडर रैपल होगा, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करेगा। भाई प्यार मोहब्बत आप किस में करते हो, अपोजिट जेंडर में ही तो होगी ना ज़्यादा, तो अट्रैक्शन किधर रहेगा, अपोजिट में, है ना। खैर मजाक तो मजाक नहीं, मतलब एक तरह से एक लॉजिक है याद करने का, लेकिन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई प्रॉपर्टीज़ की। चलो मैं ये इतने चार्जेस के बारे में बात किया आपसे, है ना। मेरे को अभी एक चीज़ और अभी स्टैक याद आया, मैं सोचा लोग को बता ही देता हूँ। दो डेफिनेशन उन्होंने चार्जेस के बारे में पढ़ ही ली है, एक डेफिनेशन मुझे और याद आ रहा है, सोच रहा हूँ बता ही दूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है ना, मैं बता ही देता हूँ। नोट करके एक और डेफिनेशन चार्ज की लिख लो, ठीक। थर्ड डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स दैट exerts electric force between them, that is said to be charge। एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो रही है तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वो उनके क्या है, वो चार्जेबल है, यानी वो एक चार्ज है। तो एक डेफिनेशन मुझे याद आ गई, आप ये भी आप कह सकते हैं, है ना। यहाँ बात हो गई, इतनी पूरी हमने बेसिक चीज़ें भी चार्जेस के बारे में हमने पढ़ी है, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव से लेके टाइप्स ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज, 3 डेफिनेशन चार्जेस की। अब हमको ये करना है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, पता है एक चीज़ में, आप ये नहीं समझ पाते हो कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, ठीक। क्या आप चार्ज और मास में डिफरेंस नहीं जानते हो। तो आगे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास। तब तक आपको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करें। चलिए ठीक, इधर देखिए, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चलिए, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, क्या बात है, हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए बेटा देखिए, चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। चार्ज और मास में डिफरेंस, देखो जो चार्ज है, दे आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, जानते हो आप क्या, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक। चार्ज की बात की, मास आर ओनली 1 टाइप ऑफ चार्ज। मास क्या है, एक ही टाइप का होता है, ठीक। क्या है वो टाइप इसका, ओनली पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव में रहता है, कभी ये नहीं सुनोगे -2 kg, मास कभी माइनस में होता ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो फिक्स होती है, पॉजिटिव में रहेगी, ठीक। कभी सुना है क्या तुमने -10 kg, भाई हमारा वेट, मेरा वेट है 80 kg, मैं कभी ये थोड़ी ना बोलूँगा मेरा वेट -80 kg है, कभी नहीं सुनोगे, ना मशीन ऐसे शो करेगी, है ना। फिलहाल अगर मशीन ख़राब ना हो तो ठीक, वरना
छोड़ो तो है ही है, ठीक। तो मास क्या हमेशा पॉजिटिव में रहता है। पहली बात तो ये हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा, चार्जेस में अभी तो आपने पढ़ा है, चार्जेस में कितनी फोर्सेस होती हैं? 2 फोर्स होती हैं। क्या? या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, 2 हैं फोर्सेस। क्या है? या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, ठीक। दे आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन चार्ज, अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक। अट्रैक्शन रिपल्शन आप समझ ही गए होंगे, सेम होंगे चार्जेस तो रेपल करेंगे, रिपल्शन वाली फोर्स होगी, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। मास में आते हैं, मास में एक ही टाइप की फोर्स होती है, ठीक है। इट्स ओनली हैव 1 टाइप ऑफ फोर्स, 1 टाइप्स ऑफ फोर्स। 1 टाइप ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? मेजॉरिटी में अट्रैक्शंस होंगे, ठीक। अट्रैक्शंस ज़्यादा होगा इसमें। जैसे ये है मार्कर है, इसका कुछ मास होगा, अगर मैं इसको फेंकूंगा तो ये वापस नीचे गिरेगा ना, इसको मतलब किसी ने खींचा, किसने खींचा? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये अट्रैक्शन ही तो हुआ, रिपल्शन कहाँ हुआ? अट्रैक्शन हुआ, ठीक। तो याद रखना कि इसमें मास में 1 टाइप ऑफ फोर्स ही होता है और वो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। तो हम 3rd पॉइंट यार के, SI यूनिट क्या होगी चार्ज की? कूलाम्ब होगी। सी से डी नोट करते हैं, है ना। मास में क्या होगी SI यूनिट? बताइए क्या हो सकती है? सोचिए सोचिए, पढ़ा है आपने। केजी में, क्या ग्राम में भी हो सकती है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट पर डिपेंड करता है, ठीक। केजी में होती है तो यूनिट का डिफरेंस है ना। और आगे, चार्ज कैन बी कंजर्व्ड, चार्ज कैन बी कंजर्व्ड। बताइए, चार्ज कंजर्व्ड हो सकता है। अब बोलो सर कंजर्व्ड क्या होता है, ठीक। तो इस कंजर्व्ड के बारे में अभी आपको मैं इसी के बाद वाले टॉपिक में बताऊंगा। अभी बस आप याद रखो कि चार्ज कंजर्व्ड हो सकता है लेकिन मास कंजर्व्ड नहीं होता है। मास एलोन कैन नॉट बी कंजर्व्ड, एलोन कैन नॉट बी कंजर्व्ड, ठीक। अकेले कंजर्व्ड मास नहीं हो सकता है लेकिन मास को भी हम कंजर्व्ड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? अगर दैट इज, अगर मास के साथ हम क्या ले लें? एनर्जी ले लें तो ये कंजर्व्ड हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 11वीं क्लास में डेरिवेशन इसी पे बेस है। मास के साथ एनर्जी लग जाती है, कैसी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होता है? टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? कंजर्व हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। यही ये बता रहा है, या मैंने लिखा है कि मास अकेला कंजर्व नहीं हो सकता लेकिन अगर मास के साथ एनर्जी मिल जाए तो वो कंजर्व्ड हो जाएगा, ठीक। तो ये डिफरेंस है। और आगे एक डिफरेंस हम जानते हैं, ठीक। चार्ज जो होता है, ठीक, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी या हम स्पीड भी कह सकते हैं। चार्ज कभी भी स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक, लेकिन मास डिपेंड करेगा। इट्स डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी या स्पीड। बोलोगे सर कैसे डिपेंड हो सकता है? भाई इंडिपेंडेंट मतलब समझ में आता है, चार्ज में फोर्स लगेगी, ठीक लगेगी, लेकिन क्या चार्ज जब मूव करता है, चार्ज पूरा थोड़ी मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक, मोशन में है, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो क्या वेलोसिटी कोई उसका मतलब है? अब यहाँ कोई वेलोसिटी का मतलब नहीं है, ठीक। तो हम तो ये कह सकते हैं कि चार्ज क्या है? इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। और इसको समझाया जाए तो आपने पढ़ा होगा, जब आप कंडक्टर के बारे में पढ़ते थे तो उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी जो उसको मोशन में लाती थी, ठीक। लेकिन अगर उसका फॉर्मूला देखा जाए, I = Q/T जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक, और एक होता था I = वीना, ठीक, VD,
है ना। तो ये देखो ये वेलोसिटी है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक फॉर्मूला होता था Q इक्वल टू NE, आपने 10th में ही पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक, अभी भी आगे इसके बारे में पढ़ोगे। तो n का मतलब है, n क्या है, Q अपॉन E है, n को यहाँ से निकालोगे क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, और इसी n की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, VDE Q अपॉन E। तो ये सेम जगह है, तो ये सामने सामने पड़ रहा है, इट मीन्स ये इधर जाएगा तो क्या होगा, E इंटू आई अपॉन क्यू इज इक्वल टू VD, ठीक, VD आया, तो VD आया आपका, I है, हाँ ठीक, देखो VD आया तो क्या हुआ, क्या VD, ये E तो कैंसिल हो गया। अब ये Q और वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या बन रहा है, ये रिलेशन बन रहा है इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब बन रहा है, यहाँ पे ये नहीं मतलब है कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो चार्ज कम होगा, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये है मोशन का मतलब है यहाँ कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उनका जो मोशन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसका वो क्या, और रैंडम मोशन इसे कहते हैं, वो बहुत तेज़ होगा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होगी तो उनका मोशन क्या होगा, कम होगा, है ना। और जब उनका मोशन कब होगा तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेज़ से फ्लो नहीं कर रही है ना। और जब इलेक्ट्रिक करंट तेज़ फ्लो नहीं कर रही है तो इनडायरेक्टली क्या, जब इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर में कम होगी तो क्या ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, ठीक, ये तो हम पढ़ेंगे ही अभी आगे, लेकिन फ़िलहाल आपका ये थोड़ा डाउट ना है, इसको थोड़ा क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अब बात हम करते हैं, देखो इंडिपेंडेंट की तो बात हो गई, डिपेंडेंट 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू, ठीक, m इज इक्वल टू, एक सेकेंड, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में देखो है क्या, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस मैम को बोलते हैं हम वेरिएबल मास ऑफ द बॉडी। क्या है ये, वेरिएबल मास ऑफ बॉडी। वेरिएबल मास ऑफ द बॉडी का मतलब है जो आपने न्यूमेरिकल किए होंगे ना 11th क्लास में, ऐसे दिया होगा 10 kg ऑफ मास है तो कितनी वेलोसिटी आएगी, 20 kg ऑफ मास है तो कितनी वेलोसिटी आएगी, है ना। ये आपको ये बताता है कि मास आप बार बार चेंज करते रहोगे तो वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंजेस आना ही आना है, आना ही आना है। एम नॉट क्या है, ये उस बॉडी का मास है जो रेस्ट में है, ये रेस्ट मास की बॉडी है, यहाँ लिख लेते हैं हम सीधा रेस्ट मास ऑफ बॉडी, ठीक, रेस्ट मास ऑफ बॉडी है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, जिस वेलोसिटी में वो बॉडी मूव कर रही है ना। ये चीज़ अगर m नॉट के बराबर हो जाए, m नॉट के बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी या स्पीड के, है ना। लेकिन इस फॉर्मूले में 11th क्लास में ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, हमेशा m नॉट से बड़ा होगा या m छोटा भी हो सकता है। तो हमेशा जो रिलेशन निकलेगा, एक तरह सोचा जाए तो रिलेशन क्या निकलेगा, रिलेशन यही निकलेगा कि m नॉट के से कभी ज़्यादा हो या कम हो, वो किसकी वजह से होता है, वेलोसिटी की वजह से। न्यूमेरिकल सोचो 2 मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी दे दी गई है, ठीक, ये वेलोसिटी फिक्स है ना। ये 3 × 10 की पावर 8 है, ये दे दी जाए 2 × 10 की पावर 10 है, ठीक, नंबर काटा गया तब भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो आई, 1 से थोड़ी बड़ी ही आएगी, स्क्वायर रूट लिया जो भी आया आंसर माइनस में आया, ये बड़ा निकला ना। ऐसे इसको उल्टा कर लो, हो सकता है कि ये छोटा निकल जाए ये बड़ा निकल जाए, मतलब कभी भी जल्दी m नॉट के बराबर नहीं आएगा। और जब m नॉट के बराबर नहीं आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है, कौन है सबसे बड़ा रीज़न, वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल मास है ना बॉडी का, वो हमेशा बदलता रहता है या डिपेंड होगा किस पे, उस बॉडी के वेलोसिटी पे। तो यहाँ से ये क्लियर होता है 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से कि मास वेलोसिटी पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक, ये चीज़ बात है। तो ये इतने डिफरेंस थे चार्ज और मास के बारे में। और अगर डिफरेंस जानना चाहते हो तो मुझे याद आ गया, चलो एक और बता ही देता हूँ। मास क्या होता है, मास में एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की, आपने ये 9th में ही पढ़ा होगा क्लास में, 11th में भी पढ़ा होगा। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, वो बॉडी जो अपनी पोजीशन खुद से चेंज ना कर सके, जिसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए कि उसकी पोजीशन चेंज हो,
है ना। तो आप ये भी एक बोल सकते हो, एक और पॉइंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पॉइंट कि इट मेजर्स इनर्शिया ऑफ बॉडी, इट मेजर्स इनर्शिया ऑफ बॉडी। इनर्शिया बॉडी होता है तो इसको, उस बॉडी को मोशन में आने के लिए कोई ना कोई फोर्स की ज़रूरत होगी, तो वो फोर्स कोई भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है या न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकती है। ठीक, चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज क्या होगा, चार्ज को जिस फोर्स की ज़रूरत होगी वो क्या हो सकती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है या ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का ही नाम है, तो चार्ज के बीच में देख ही लिए थे, अभी हमने पढ़ा है ना कुछ देर पहले कि इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो फोर्स लगी वो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है या ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये डिफरेंस है चार्ज और मास के बारे में। अगर आप कोई आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। एक चीज़ मैंने बोली ना, ये कंजर्व्ड का मतलब क्या है, इसी के बारे में पढ़ना है कि चार्ज कंजर्व्ड कैसे है। ठीक, देखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड कैसे है ना। इतनी बड़ी बात, वो जो पॉइंट मैंने बोला, अब मैं उसको सिद्ध करूँगा कि कैसे है कंजर्व्ड। थोड़ा आप पास्ट में जाओ, 11th क्लास में केमिस्ट्री में जाओ। ठीक, याद करो फिजिक्स केमिस्ट्री सब जितना भी तक पढ़ा है, याद कुछ ना कुछ आपको आएगा कि कंजर्व्ड का मतलब होता क्या है, कंजर्व्ड का मतलब है क्या। देखो कंजर्व्ड का मतलब क्या है, देखो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी वही कंजर्व्ड। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है। केमिस्ट्री में एंटोनियो लेवलाइजर ने बोला था, एंटोनियो लेवलाइजर साइंटिस्ट का नाम, एंटोनियो लेवलाइजर्स ने कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, है ना। केमिस्ट्री में हम बात करें तो वहाँ मास की बात किया गया था, हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया गया, इन्होंने बताया चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट it can be transformed from one body to another body, one body to another body। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है। ठीक, ये चीज़ हुई। दैट इज़ हम ये भी बोल सकते हैं the total charge in an isolated system is constant। ठीक, मतलब था इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के थ्योरी का जो एंटोनियो लेवलाइजर ने केमिस्ट्री में दिया था। ने ये कहा था फिजिक्स के टर्म में, हमने समझा इसे कि चार्ज को ना कभी बनाया जा सकता है, ना ही इसको कभी ख़त्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक, बस क्या कर सकते हैं हम, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी एक से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। ठीक, या ये पॉसिबल कब होगा, जब एक सिस्टम का, मतलब वो बॉडी की बात करें। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसकी हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र ना हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। यही पढ़ा था ना हमें केमिस्ट्री में कि आइसोलेटेड मतलब क्या, कोई बॉडी हो उसके अंदर में जितनी भी हीट और एनर्जी हो उसके बाहर रिलीज़ ना हो पाए, वो चीज़ क्या है, आइसोलेटेड है। आप लाते हो, कॉफ़ी वाले लाते हो आप, ठीक, वो होता है
फ्लास्क होता है, ग्लास फ्लास्क होता है, ठीक, कॉफ़ी वाला, आप उसमें कॉफ़ी भर के लाइए, रखे रहिए। आप कहीं भी जॉब करते हैं या कोचिंग जा रहे हो, स्टूडेंट्स हो, घर के लिए कहीं भी, तो उसमें हमेशा गर्म रहेगा। आप खाना लंच लेके जाते हो, हमेशा हीटअप रहेगा, है ना। तो वो क्या, वो एक आइसोलेटेड है, वो फ्लास्क का एक आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या है, जिसमें हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र बाहर ना हो, ठीक। तो ये वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो अब इसमें कैसे चार्ज कांस्टेंट आएगा, थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए, तो कैसे कांस्टेंट आएगा, हमने मान लिया है कि ये चार्जेस है ऐसे, ठीक। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हैं, नेगेटिव चार्ज भी हैं, है ना। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व्ड। एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा उसका नेट चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इट मीन्स द नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक। दैट इज द नेट चार्ज आर ऑलवेज कंजर्व्ड। नेट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। मतलब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, मान लेते हैं, दो सिस्टम ले लेते हैं हम, ये ए सिस्टम, ये बी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है ना। इसके अंदर पॉजिटिव 3 कूलाम चार्ज है पहला, -2 कूलाम चार्ज है दूसरा, तीसरा +1 कूलाम है ना। यहाँ पे +4 कूलाम चार्ज है ना। फिर ये चार्ज हमें नहीं पता क्या है, इसको निकालना है, फाइंड आउट हमें करना है। तो क्या कर सकते हैं, और यहाँ जो चार्ज दिया है, यहाँ दिया है हमको 2 कूलाम +2 कूलाम, है ना। चलो देखते हैं क्या मतलब है इसका। कांस्टेंट का मतलब है, इस अगर एरो को हम मान लेते हैं कि इक्वल है, ठीक, इक्वल टू का साइन है, मैथ्स के टर्म में समझ ले रहे हैं कि इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब LHS अगर हमारा RHS के इक्वल हो जाए तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, याद करो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या, कि टोटल एनर्जी क्या थी उसकी कांस्टेंट होती थी, कि टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन, ये होता था, है ना। अब उसकी देखो हेल्प से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के टर्म में हम मान लेते हैं ये पहला Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये इक्वल किसके हो जाएगा, Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश, इसके इक्वल हो जाएगा, होगा ना बेटा। देखो फिर वैल्यूज़ रखो, Q1 क्या है +3, Q2 क्या है -2, Q3 क्या है +1। हमको ये चार्ज निकालना है, Q1 क्या है, ये 4 है, Q2 हमको निकालना है Q2 डैश, Q3 डैश क्या है 2 है। ये कितना आया, 3 + 4, 4 में 2 गया, 2 बचा। ये क्या आया, 6 + Q2 डैश, तो Q2 डैश कितना आया, 2 - 6 यानी -4 कूलाम। तो ये कितना होगा, -4 कूलाम होगा। ये कितना आया Q2 डैश, -4 कूलाम आ गया। तो हम इस तरह किसी भी दो सिस्टम्स के चार्ज को भी हम आपको ही दे सकता है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि दो सिस्टम दे देगा आपको, एक के अंदर चार्ज पूरा दे देगा, एक के अंदर कोई ना कोई मिसिंग होगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका चार्ज क्या है। तो आप इस तरह आप करके आप विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा एक चीज़ आप देखोगे ये चीज़, हमने बोला कि यहाँ LHS = RHS, हमने बोला था ना कि हम सपोज कर लेते हैं, क्या ये चीज़ सही है कि नहीं है, कैसे देखो, 3 + 1 पॉजिटिव है, 4 हुआ, 4 में से -2 गया, कितना बचा, 2 चार्ज ना, है ना। इस पे आओ, ये कितना है -4, -4 + 4 कट गया, कितना बचा 2,
LHS RHS के इक्वल हो गया। इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सही था क्या, कि टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन। और वहीं से ये भी क्लियर हो गया कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था वो सही था, कि नहीं आप किसी चार्ज को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए इन चार्ज का जो टोटल चार्ज निकालते हैं हम, वो क्या आता है, कंजर्व्ड आता है। कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट आता है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये है आपका पूरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। मास में ऐसा नहीं है, मास कंजर्व नहीं हो सकता, मैंने बताया था डिफरेंस है। मास कंजर्व किस में होगा, जब उसके साथ एनर्जी होगी, और उसके लिए क्या बना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन बना है। बॉडी ली आपने, ली होगी, याद होगा, एक फ्लोर था, पहले रेस्ट के ऊपर टॉप पे बॉडी, फिर उसके मिडिल में आई, फिर सॉइल पे आई, है ना, तीनों का मोमेंटम निकाला, ऐड किया, सेम आ गया होगा, है ना। वही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए, और इसके बारे में अगर और एग्जांपल आपको जानना है ना, तो आपकी जो फिजिक्स है ना क्लास 12 की 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। ठीक, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में आप न्यूक्लियाई के जब बारे में आप पढ़ोगे, चार्जेस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे आप उसके बारे में। उस चैप्टर में आप कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में पूरा पढ़ने को मिलेगा डिटेल में। ठीक, बट न्यूक्लियर फॉर्म में मिलेगा, मतलब उसमें आपको रिएक्शन दिए रहेगा, कोई भी एलिमेंट दे देगा, उसमें से प्रोटॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन निकल रहा है, ठीक, अल्फा रेज निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, तो वहाँ आपको ज़्यादा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की रिएक्शंस के फॉर्म में एग्जाम्पल और मिल जाएंगे। ठीक है, वो तो बाद में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, अभी तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि चार्जेस का मतलब क्या है। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। है नेक्स्ट टॉपिक आपका क्वांटिनाइजेशंस ऑफ चार्ज। ठीक, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, देखिए क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक, हम पूरा चार्ज आज डिटेल में पढ़ेंगे कि चार्ज है क्या। ये क्वांटिनाइजेशंस ऑफ चार्ज, चलिए पूरा इंट्रोडक्शन आज चार्ज का हम लोग पढ़ेंगे। क्या है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्या होता है ये, जो चीज़ एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो हमें, वो होता है क्वांटाइजेशन होता है। ठीक, क्वांटाइजेशन होता है। क्या है ये क्वांटाइजेशन, इसकी तो अब इसमें आते हैं हम डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या दी है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट independently on one charge of electron। ये एक स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जो इंडिपेंडेंटली, मतलब डिपेंड नहीं होता है, डिपेंड करता है एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये वैल्यूज़ याद रखिएगा। ठीक, आगे क्या है, ये सेम रहेगा। ठीक, मास है, मास आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम रहता है। ठीक, प्रोटॉन का भी यही आपका आएगा। आगे बात करते हैं। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ठीक, ओ सॉरी, मास नहीं, चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम रहेगा। ठीक, याद रखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम रहेगा। दिस इज अ चार्ज ऑफ, नॉट अ मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, सेम रहेगा। अब देखो, ये भी हम बोल सकते हैं, हम ये भी इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। ये तो पहली थी, दूसरी क्या, the smallest charge
इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, ठीक, क्या बोल सकते हैं, द स्मॉलेस्ट चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। ठीक, ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब क्या है इंटीग्रल मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, थोड़ा समझाते हैं। हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक, नहीं दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा बना लेते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, हम ये बोलते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा, है ना, तभी तो हम बोलते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है ना। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ ये कह सकते हैं दैट इज़ +1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, +2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, +3 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, +4 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। और ये कब तक, n इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है, Ne पॉजिटिव, और ऐसे ही निगेटिव, मतलब पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो हम एक चार्ज के लिए बार बार थोड़ी ना बोलेंगे कि यह 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये फिर ये 2 का है, फिर ये माइनस का है, फिर ये प्लस का है। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा और पता है बहुत दिक्कत होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट हुआ जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बना है, तभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का ये टॉपिक आया। क्या फॉर्मूला बना, Q = ±NE। ठीक, ये क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर मतलब पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। तो ये Q क्या है, ये चार्ज है हमारा। ठीक, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, या जिसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस। ठीक, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ई का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता ही है। ठीक, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कितना है, ऊपर लिखा है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी है और प्रोटॉन के लिए भी है। हाँ, तो ये फॉर्मूला बना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में। इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, ये है क्या, ठीक, कैसे आएगा। ठीक, तो ये आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे होगा देखिए। चलिए इसका न्यूमेरिकल देखिए क्या है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। क्या है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। चलो देखते हैं। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट the number of charges in 1 coulomb of charge। नंबर चार्जेस बोल सकते हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज सॉल्व कैसे करेंगे, क्यों हमको दिया है 1 कूलाम, है ना, एन हमसे पूछा है, ई आप जानते हो फिक्स होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। फॉर्मूला आप जान ही गए हो, Q = ±NE। चार्ज कैसे दिया, पॉजिटिव दिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव के लिए बन जाएगा। तो Q = NE। ठीक, Q कितना दिया है 1, N निकालना है। इलेक्ट्रॉन कितना दिया 1.6 × 10⁻19, इधर आ गया तो N और करके N = 1/1.6 × 10⁻19।
इसका कोई कंपैरिजन ये सॉल्व कर नहीं सकते, इसको ऊपर भेज दो, यहाँ से पॉइंट हटेगा एक ज़ीरो बढ़ जाएगा ऊपर, है ना। तो कुछ इस तरह दिखेगा 10/16 इंटू 10 की पावर 19, 2 5 = 10, 2 8 = 16, कितना आएगा? वो 5 को 8 से डिवाइड करो, 0.8878 = 56, ज़्यादा हो रहा है, 6 जाओ, ठीक। तो ये आपका आएगा नियर अबाउट आ रहा है 0.625, तो 0.625 इंटू 10 की पावर 19, पॉइंट थोड़ा इधर आगे शिफ्ट करोगे तो यहाँ एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, ठीक, या वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक में कितना है ये जान गए आज, कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 2015-16 में आया है, ठीक। इसको आप याद रखिएगा। हमने डिफरेंस में एक चीज़ और पढ़ी थी, याद होगा, हमने बोला था कि चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए कई वेज होते हैं, ठीक। तो आप 6-7 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। दे आर द 3 वेज ऑफ चार्ज, पहला कंडक्शन, फिर इंडक्शन और फिर क्या था? फ्रिक्शन, ठीक। तो हमारा जो लास्ट है आज का टॉपिक जहाँ चार्ज ख़त्म हो रहा है वो है 3 वेज ऑफ चार्ज, किस तरह हम बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्या है, थकिएगा नहीं, बस चार्जेस के 3 वे ही हैं बचे हैं, आज पूरा चार्ज हम पढ़ लेंगे। देखिए चार्ज क्या है, तीनों वेज क्या हैं, और जल्दी जल्दी बताऊंगा, जल्दी देखिएगा, लेकिन बहुत मज़ा आएगी। 3 वेज ऑफ चार्ज, ठीक, वेज ऑफ चार्ज। वेज ऑफ चार्ज क्या है? पहला है कंडक्शन की, हमने बात की ना। कंडक्शन का मतलब होता है जब कोई दो बॉडी फिज़िकली कांटेक्ट में आएगी तो उनके अंदर क्या होगा? वो बॉडी चार्ज अप हो जाएगी। कैसे? देखो, कंडक्शन का मतलब है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है, एग्जांपल समझो, एक बॉडी लिया आपने, नहीं आप नेगेटिव ले लो, ठीक, कंडक्टर ले लो, एक कंडक्टर ले लो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके, नेगेटिव चार्ज है बोल सकते हो। तो ये कंडक्टर क्या है? ये चार्ज्ड अप है, चार्ज्ड कंडक्टर है। इस नेगेटिव का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। दूसरी ये चार्ज्ड बॉडी है, ये अनचार्ज्ड है, मतलब न्यूट्रल बोल सकते हो, खाली, इसमें कुछ नहीं होता। न्यूट्रल मतलब क्या? खाली, है ना। ये थोड़ी ना न्यूट्रल मतलब कोई ना कोई चार्ज होगा, न्यूट्रल मतलब खाली है, तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बोल सकते हो, जिसे बोल सकते हैं हम अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी। तो न्यूट्रल है, अनचार्ज बॉडी है। अब हाँ मैंने बोला डायरेक्ट कांटेक्ट, अभी दोनों अलग अलग हैं। ये फिर पास में आया, ठीक, पास में आया तो क्या होगा? ये कुछ ऐसे हो जाएगा पास में, है ना। और ये पास में आया तो क्या हुआ? कुछ देर बाद आपको ये दिखेगा, जब दो, एक चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी कांटेक्ट में आई तो वो कुछ इस तरह दिखी। इनके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तो था ही चार्ज, ये भी चार्ज हो गया। एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के जब भी कांटेक्ट में आएगी डायरेक्ट, तो बाय कंडक्शन की हेल्प से वो क्या होगी? वो बॉडी भी अनचार्ज बॉडी चार्ज अप हो जाएगी। और ये बताता है प्रोसेस किसका? कंडक्शन का, कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकती है? चार्ज अप कर सकती है। और इसके अंदर देखोगे इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर क्या हो? इक्वली अमाउंट में हुआ, ठीक। तो जब ऐसा चीज़ दिखेगा तो मतलब क्या है? चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्शन की हेल्प से। ये पॉसिबल कब होगा? क्वेश्चन आया ना, माइंड में आया होगा क्वेश्चन, कैसे सर, मतलब कैसे पॉसिबल होगा, ये कब होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें ज़्यादा हो जाए, इसमें कम, क्या इसमें कम हो जाए, उसमें ज़्यादा, है ना। तो ये चीज़ पॉसिबल कब होगी? वो देखो, ये पॉसिबल तब होगा इफ़ शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर आर सेम। इफ़ shape
and size of conductor are same। ये पॉसिबल तभी होगा जब उन दो कंडक्टर का, एक चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर का शेप और साइज क्या होगा, सेम होगा। और जब सेम नहीं होगा तो उनमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होंगे लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ठीक, तो ये था कंडक्शन का एक एग्जांपल। याद रखना ये चीज़, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उनका शेप और साइज कंडक्टर का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, चलिए इसके बाद आगे आते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन पे। ठीक, इसको ले लिया आप, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आते हैं इंडक्शन पे, सेकेंड वे। क्या है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन सेकेंड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, इंडक्शन मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, नो कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट मतलब जैसे एग्ज़ाम में क्लास में बैठते हो, एक वहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठी है, एक उधर बैठा है, और आंखें आंखों में इशारे में आंसर्स बता देते हो कि पहले वाले का पहला आंसर एमसीक्यू है ना, जैसे एमसीक्यू का दूसरे का दूसरा क्या होगा, या थर्ड वाला क्वेश्चन बताओ। तो जो आंखों में इशारे हो जाते हैं ना और बातें समझ में आ जाती हैं हमें। ठीक, आप लोग को, हमें क्या, आप लोग को मैंने भी किया होगा, आप लोग को भी वो चीज़ क्या है कि आप कांटेक्ट में भी नहीं आए तब भी आपने मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया है ना। वही चीज़ तो यहाँ पे है, वही चीज़ तो यहाँ है चार्जिंग बाय इंडक्शन में। क्या कि बिना कांटेक्ट के आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैसे कैसे कैसे, देखो देखो कैसे हो सकता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हो सकता है, हमने मान लेते एक दो बॉडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया एक चार्ज कंडक्टर है जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं ढेर सारे। ठीक, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, चार्ज ऑफ कंडक्टर है, चार्ज है इसके अंदर बहुत, चार्ज रखना बहुत, चार्ज कंडक्टर। ठीक, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी के पास में एक न्यूट्रल बॉडी है, मतलब न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल बोल सकते हो, या अभी हम इसके आगे जब और लेक्चर लाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में भी बताऊँगा। ठीक, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम पोलराइज मीडियम भी कहते हैं। ठीक, पोलराइज मीडियम का मतलब क्या है कि इसके अंदर दोनों टाइप्स के इलेक्ट्रॉन होंगे, पता है, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, ऐसे पहले ये था। ठीक, पोलराइज मीडियम। लेकिन जैसे ही इसके पास हमने चार्ज ऑफ कंडक्टर के पास लेके गए और उसको होल्ड करके हमने रखा हुआ है, हुआ क्या, इसके लेफ़्ट साइड में पोलराइज कंडक्टर के ये निगेटिव चार्ज कंडक्टर था, ये पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट हुए, वो इधर भागे। ठीक, और जो निगेटिव वाले था, ये नेगेटिव है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगी वो फोर्स क्या हुई, सेम फोर्स थी, मतलब सेम चार्ज था, रेपल हुआ, तो ये नेगेटिव वाला दूर भागा, है ना। और इन दोनों के बीच में चार्ज क्या था, इसका नेगेटिव था, पॉजिटिव वाला क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, उनके बीच में जो फोर्स लगी वो अट्रैक्शन वाली फोर्स लगी। तो जब ये पास में हम इसको लेके जाएंगे इस कंडक्टर के न्यूट्रल बॉडी के पास में, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ रेपल करेगा। तो ये किस तरह दिखेगा, ये कुछ देखो इस तरह दिखेगा, ये कुछ इस तरह दिखेगा, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 दिखेगा ना, ऑफ कोर्स दिखेगा। हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि एक चार्ज कंडक्टर जिसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो एक न्यूट्रल या पोलराइज्ड कंडक्टर को क्या बना दे, वो उसको पहले हम बना रहे हैं पॉजिटिव। ठीक, हम बना दें उसे पूरा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज थोड़ा हम हद तक पहुंच चुके हैं, क्या पहुँचे, पहले सब मिक्सअप थे चार्ज, इसके पास में आने की वजह से पॉजिटिव एक जगह इकट्ठा हो गए, नेगेटिव एक जगह इकट्ठा हो गए, है ना। अब इसको दूर कैसे करें, तो हमने एक और अनचार्ज यानी एक न्यूट्रल कंडक्टर इसके पास में लाया, ये ए मान लो, ये बी, और वो जैसे इसके पास में आया
ठीक, इसको हमने और फोर्स लगा के पास में लाया, और जैसे ही हमने इसको और फोर्स लगा के पास में लाया ना, पॉजिटिव तो यहीं अट्रैक्ट होता रहेगा, निगेटिव के ऊपर और फोर्स लगी, किसकी फोर्स लगी, रिपल्शन की फोर्स लगी, इसके ऊपर और फोर्स लगी, और फोर्स लगी तो किधर ट्रांसफ़र हो गया, ये यहाँ से निकल के कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, और फिर ये जो अनचार्ज कंडक्टर था इसके अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और इसके अंदर सब क्या आ जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह हम किसी भी दो कंडक्टर को एक इलेक्ट्रॉन से बोल सकते हो या एक चार्ज से हम फिल कर सकते हैं। ठीक, ये तो था पॉजिटिव था, लेकिन नेगेटिव के लिए बनाना पड़े तो जल्दी बताओ नेगेटिव के लिए क्या होगा, इसका उल्टा कर देना। तुम लोग चार्ज कंडक्टर किसका ले लेना, पॉजिटिव का ले लेना, पॉजिटिव का ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का लिया तो यहाँ निगेटिव बनेगा, है ना। देखो कैसे, ये तो एक हमने नेगेटिव का लिया था, पॉजिटिव का देखो हमको नेगेटिव बनाना हो तुमको यहाँ तो कैसे हो जाएगा। चलो चलो देखो जल्दी कैसे होगा, कैसे देखो, ये तो पॉजिटिव के लिए था, नेगेटिव का भी समझ ही लो, अगर बात कर ली हो तो हम लोग समझ ही लेते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज कंडक्टर है, पॉजिटिव है ना, इसके बगल में इंडक्टर है, पोलराइज्ड है, इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। ठीक, पॉजिटिव भी है इसके अंदर, नेगेटिव भी है। ठीक, इसको देखो क्या करो, अभी बताते हैं। इस पर आप फोर्स लगाओ, इस पर फोर्स लगाओगे, इसके पास लेके जाओगे, और इसके पास लेके जाओगे सेम वही चीज़ों में हुई थी, फोर्स जनरेट होगी किसके बीच में, पॉजिटिव के बीच में सेम चार्ज रैपल होगा, और निगेटिव पॉजिटिव बीच में अट्रैक्शन होगा। और जब ऐसा होगा तो ये कुछ किस तरह दिखेगा, ये तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, क्या समझ में आ जाएगा। निगेटिव वाले यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे क्योंकि अट्रैक्शन होगा भाई, और पॉजिटिव वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। ऐसा होगा। हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो कंडक्टर है हमारा, ठीक, पोलराइज न्यूट्रल, ये क्या हो जाए, ये पूरा निगेटिव हो जाए। निगेटिव होने के लिए क्या है, इसको कनेक्ट कर दो आप अर्थिंग से, इससे अर्थिंग, यानी अर्थिंग क्या है, ओशियंस ऑफ द अर्थ। ठीक, ये क्या करेगा, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेगा इस कंडक्टर में, और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ये न्यूट्रल करता रहेगा, ये हम और फोर्स लगा के पास में ले आते रहेंगे तो ये न्यूट्रल करता रहेगा, और ये कुछ देर बाद कैसा दिखाई देगा, ये हमको ऐसा दिखाई देगा। ये पूरा कंडक्टर क्या हो जाएगा, निगेटिव से फिल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम एक निगेटिव चार्ज कंडक्टर भी बना सकते हैं। तो ये था क्या, कांटेक्ट में आया क्या, नहीं आया। तो ये भी क्लियर हो गया, हम चार्ज के दूसरा वे चार्जिंग बाय इंडक्शन से भी क्लियर हो गया। ठीक, लास्ट है जो हमारा वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जल्दी देखो फटाफट, आज का बस ख़त्म टॉपिक, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो कैसे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन क्या समझते हो, जब दो बॉडी को रब करो तो उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना, यही समझते हो ना। क्या लिखे हम, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब देखो है क्या, जैसे दो स्टोन लिए, वी टेक दी 2 स्टोन्स, ठीक, एटम से बने होंगे, है ना, एटम से बने होंगे तो अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, और उनके आउटरमोस्ट शेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अब क्या है, इनमें से ए बी जो स्टोन है, ये जो पहला स्टोन है, अब इनमें कोई ना कोई स्टोन पता हाईली कंडक्टिविटी होगी, मतलब ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज़्यादा वो चार्जअप होगा, है ना। तो कोई भी हो सकता है, हम मान लेते हैं कि चलो ए ही ज़्यादा कंडक्टिविटी है इसके अंदर। ऐसा होगा तो जब ये रब होंगे, रब करते हैं तो कुछ देर बाद में हीट जनरेट होगी, है ना। वो हीट जनरेट क्या होगी, वो किस एनर्जी फॉर्म में होगी, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे और गर्म होने लगेगा तो क्या होना है, वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्मल एनर्जी में।
किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्मल एनर्जी में। और जब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो याद करो कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। और थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को मूव करेगी, मतलब उसे मोशन में लाएगी, रैंडम मोशन में लाएगी। और ऐसा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, है ना, और प्रोटॉन अपनी जगह ही रहेंगे, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, पॉजिटिव अपनी जगह ही रहेंगे। तो क्या होगा, एक स्टोन जो वीक था, ठीक, वो क्या करेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह हमने दो अनचार्ज थे, उनको जब फ्रिक्शन में रब किया तो क्या हुआ, दोनों को हमने चार्ज अप बना दिया, एक को पॉजिटिव बना दिया, एक को नेगेटिव बना दिया। तो इस तरह हम फ्रिक्शन की हेल्प से भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल सकते हो, उनके बीच में उनको हम चार्ज अप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये था पूरा हमारा चार्ज के बाद में टॉपिक बच्चों, ये था पूरा चार्ज, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज क्लास 12 का। इससे ज़्यादा चार्ज आपको नहीं पूछेगा, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ लेक्चर समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा रहेगा वो आपका रहेगा इसका ही नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, ठीक। ओके, आज के लिए थैंक यू।